आदाब नाज़रीन, खबरों की एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए की कार्रवाई मुसलसल जारी है। एक बार फिर छापे मारे जा रहे हैं और वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त खबर आ रही है कि श्रीनगर के अंदर एनआईए की कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी कई मामलात में लगातार छापेमारी कर रही है। ज़ेनकोट श्रीनगर के इलाके के अंदर एक बार फिर छापामारी हुई है। पुलिस सीआरपीएफ की टीमें इस वक्त एनआईए के हमरा है जो इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है, इसलिए क्योंकि कौन से ऐसे मामलात हैं, क्या टेरर फंडिंग का मामला है या फिर आर पार तिजारत के मामले में भी कई लोगों से पूछताछ जो गुज़श्ता कई रोज से चल रही थी, जिन्हें पुलिस की जानिब से या उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जिन लोगों को पूछताछ जिनसे हो रही थी, इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब एनआईए इस वक्त वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई कर रही है। ज़ेनकोट श्रीनगर के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापा मारा गया है और इस वक्त बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेजात जो हाथ लगे हैं एनआईए की टीम के, और तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि इन इलाकों के अंदर जहां पर भी इस तरह किसी से भी जिसका नाम एनआईए के सामने आ रहा है, और इस मामले में अब इस वक्त छापेमारी आज मुसलसल तीसरे रोज भी देखी जा रही है। शुमाली कश्मीर के बाद वस्ती कश्मीर के इलाकों में और श्रीनगर से इस वक्त खबर आ रही है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापामारी की गई है। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सनम, क्या कुछ तफसीलात हैं? एनआईए की कार्रवाई श्रीनगर के अंदर हुई है। आसिफ, ये जो एनआईए की छापामारी है श्रीनगर के अचमती इलाके में हुई है और अचमती इलाके में मोहम्मद इकबाल नामी एक शख्स के घर पे छापामारी हुई है। मोहम्मद इकबाल असल में उड़ी का रहने वाला है, लेकिन उसने श्रीनगर में भी मकान बना लिया अचमती में और वहां पे भी रहता है। तो ये एनआईए की जो छापामारी है ये क्रॉस एलओसी, क्योंकि इस मोहम्मद इकबाल के बारे में बताया जाता है कि क्रॉस एलओसी जो ट्रेड कश्मीर में चलता था, ये उसमें एक जाना माना नाम था और अच्छा खासा बिजनेस करता था क्रॉस एलओसी ट्रेड के दौरान। तो माना जा रहा है कि ये उसी जो एनआईए की जो रेड है उसी बिजनेस के रिलेटेड है, क्योंकि जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है उस पर कई बार सवाल उठे थे। एक तो टेरर फंडिंग का, ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो हुआ था और साथ साथ में नारकोटिक्स की खबरें आई थी और एक बार पकड़ा भी गया था बड़ी तादाद में। यहाँ नारकोटिक्स पकड़ी गई थी जब उड़ी के चेक पोस्ट पे पकड़ा गया था। तो माना जा रहा है, क्योंकि एनआईए इस हवाले से कोई खुल के बात नहीं करी है कि किस रिलेटेड ये छापामारी आज जो हो रही है, क्योंकि परसों भी यहाँ पे छापामारी हुई थी और बारामूला के पटन और बारामूला में हुई थी और तब ये बताया गया था कि देविंदर सिंह जो पुलिस का अफसर था और जो लतपुरा अटैक में कहीं न कहीं उसका हाथ बताया जाता था, तो उस हवाले से परसों बताया जाता था और अंदाजा लगाया। बाद में ये भी हुआ कि लोगों को या कुछ इनको कि उस लेकर, लेकिन आज का है कि ये सिर्फ क्रॉस एलओसी ट्रेड में जो लोग वाबस्ता हैं उस हवाले से ये छापामारी है और क्रॉस एलओसी ट्रेड के दौरान जो नारकोटिक्स और उसके साथ साथ जो टेरर फंडिंग वगैरह के मामला हैं ये उस सिलसिले में छापामारी है। कागजात वगैरह जो है वो यहाँ पे घर में चेक किए जा रहे हैं और कागजात के साथ साथ कुछ जो गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल फोन है या घर में लैपटॉप वगैरह, उसको चेक किया जा रहा है और माना जा रहा है कि शायद इन डॉक्यूमेंट्स को एनआईए के लोग वापस साथ ही ले जाएंगे। के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ थे। और जम्मू कश्मीर के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई जारी है। एनआईए ने आज सुबह श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में छापेमारी की है और अभी तक जो तफसीलात मिल पा रही हैं कि इस वक्त सीआरपीएफ और पुलिस एहलकार भी एनआईए की टीम के साथ है। उनने जहूर अहमद भट्ट नामी जो कि वजीर बाग श्रीनगर का, इसके अलावा बशीर अहमद लोन जो कि होकरसर का बताया जा रहा है, आरिफ अहमद मस्कर और फजल हक बाग संदर छत्ताबल के मकानात पर छापेमारी हुई है, उनके घरों पर छापेमारी हुई है और सभी शहरियों को क्रॉस एलओसी तिजारत के साथ वाबस्ता ये लोग रहे हैं, इस मामले में पूछताछ हो रही है। याद रही कि एनआईए की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कमोबेश 30 कश्मीरी ताजरों और अलहदगी पसंदों को गिरफ्तार कर रखा है और इन पर मिलिटेंट के फंडिंग का इल्जाम है। क्रॉस एलओसी तिजारत मार्च 2019 से मुअत्तल है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए मामला जो एनआईए के मामले में जो उनकी तहकीकात में इस वक्त भी ज़ेर बहस हैं और इन पर अब कार्रवाई और भी तेज कर दी गई है। बढ़ते आगे बात श्रीनगर के बाद जिला बडगाम की, जहां पर एक और अवामी नुमाइंदे को टारगेट किया गया और डलवाच खाग बेरवा में जहां पर मुश्तबा अफराद की तरफ से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद इंतजामिया पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। डलवच जहां पर
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन भूपेंद्र सिंह नामी, जिनकी मौत हुई है। और आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ वस्ती कश्मीर की बल्कि जनूबी कश्मीर के कई इलाकों के अंदर भी अवामी नुमाइंदों को, जिनमें पंच या सरपंच रहे हैं, जिन्हें मुश्तबा अफराद की तरफ से या बंदूक बरदारों की तरफ से गुज़श्ता 2-2.5 महीनों के दौरान काफी ज्यादा निशाना बनाया गया। इस बीच भूपेंद्र सिंह, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के खाग के चेयरपर्सन थे, सरपंच भी थे, और ये भी जाँ बहक हुए हैं, इन पर हमला हुआ। और दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चलें कि इनकी खिदमत काफी ज्यादा रही और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब इस वक्त हैं, तर्जुमान आला हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। एक और हमला हुआ, एक और अवामी नुमाइंदा जो खो दिया ने, अवाम ने खो दिया है, काफी ज्यादा खिदमत रही हैं। किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे करंट सिचुएशन में, उस वक्त जब इंतजामिया कह रही है कि तमाम तरह की जो मरकज के प्रोग्राम्स हैं, तमाम तरह की स्कीमें हैं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन जिन लोगों ने इंप्लीमेंट करानी है उन्हीं को हिफाजत अभी तक नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर साहब देखो आसिफ, सबसे अफसोसनाक बात है जो अवामी नुमाइंदा था भूपेंद्र सिंह जी, ब्लॉक डेवलप, तो इसकी कल की किलिंग जो है ये बहुत अफसोसनाक है। न सिर्फ भूपेंद्र सिंह जी की, इससे पहले भी आपने देखा कि कितने लोगों को मारा गया। बार बार जो अवामी नुमाइंदे हैं या एक्स एमएलए हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बार बार यही बात की जाती है कि हम सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात जो है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो बंदा भी पीडीपी या किसी और पार्टी में है, अगर बीजेपी में वो नहीं है, तो उन लोगों को बिल्कुल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे कुछ एमएलए साहिबान है, एक्स एमएलए, रिसेंटली उनके घरों से गारतें उठाई गई, उनको सिक्योरिटी कम की गई, बीपी गाड़ी किसी के पास नहीं है। तो ये बड़ा एक ऐसा मसला है कि अगर कोई बंदा बीजेपी का कोई छोटा वर्कर भी है, उसके पे भी सिक्योरिटी है, उसको बीपी गाड़ी भी है, उसको रहने की जगह भी। लेकिन अगर किसी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है या किसी और पार्टी के साथ है, तो उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये दो मिसालें आपके पास है। पहले भी अजय भारती जो पंडित था, वो मारा गया, वो कांग्रेस से बिलोंग करता था, वो भी बार बार गुहार लगा रहा था कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। आज ये बीडीसी चेयरमैन है, जिनको पिछले दिनों अनाउंस किया गया, ये कि ब्रिगेडियर है, इनको ब्रिगेडियर का ओहदा है। हमने जिनको इतने पावर्स दे दिए, 10 लाख रुपए इनको कंस्टिट्यूंसी फंड दे दिया, बाकी चीजें दे दिए, हमने इनका प्रोटोकॉल बना दिया, ये बलि के बकरे रखे हुए हैं इन्होंने। तो मेरे हिसाब से जो इस वक्त ये सारा लैप्स है, ये सिक्योरिटी लैप्स है। एक चीज और है, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं डॉक्टर हरबख्श साहब, जो हमारे नोटिस में जो मामला आया है कि उनके साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार थे, लेकिन जो असली उनकी रिहाइशगाह थी, दफ्तर से जब वापस जाते थे तो वो उनके साथ वहां पर घर पर ड्यूटी पर मामूर नहीं रहते थे। क्या ये मामला सिर्फ उन्हीं का था या फिर बाकी जो अवामी नुमाइंदे हैं सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन नाम नेहाद सिक्योरिटी घर पर नाम नेहाद सिक्योरिटी है, नाम नेहाद सिक्योरिटी है। आप हमारे एक्स एमएलए देखिए जो पीडीपी के रिसेंटली रिहा हुए, 2 सिक्योरिटी वाले उनको दिए हैं, घरों पे गाड़ी, अगर उनको कल गाँव के लिए जाना है या अपने इलाके में जाना है, उनके लिए कोई गाड़ी फराहम नहीं की गई है। और नस्बतन बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड लोग जो है, उनके वर्कर जो घर से बाहर नहीं निकलते, सिटियों में बैठे हैं, जिनका अवाम के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनको बीपी गाड़ियां भी दी गई है और हाई सिक्योरिटी दी गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या अवामी नुमाइंदे हैं, ये मारे जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का ये मामला आपकी तरफ से पहले इंतजामिया के नोटिस में लाया गया था? बहुत बार चिट्ठियां लिख चुके हैं, बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। इन्होंने भी किया था, भूपेंद्र सिंह जी जो है, मुझे पता चला कहीं से कि इन्होंने भी बहुत बार गवर्नमेंट को कहा था, बहुत बार कोशिश की थी कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि अवाम वहां पे रहते थे, गांव में जिनका घर था। आप बताइए कि सिक्योरिटी वाले आप देते हो, लेकिन वो आपको रास्ते में छोड़ के निकल जाते हैं, तो ये कौन सी सिक्योरिटी है? इसमें एक थारो इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए कि इनको किस बेस पे 2 पुलिस वाले देते थे और क्यों, कहां पे जाते थे वो रात को, और इनको अकेले छोड़ के दिन को पुलिस वाले रखने का क्या फायदा था? ये देखना, ये तो अभी सेम केस है अजय भारती का, वो जो सरपंच थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ।
डॉक्टर साहब, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे जाननी है। पार्टी लाइन से हट कर भी अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, चूंकि अब बैक टू विलेज प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, और मैं एक चीज और भी जो मेरी जानकारी है कि भूपेंद्र साहब को, जिन्हें कल देर शाम टारगेट किया गया, उनको किसी तरह की थ्रेट नहीं थी। काफी बेहतर काम रहा है, जिस इलाके से जीत कर आए हैं, काफी आवाम खुश भी थी। इत्मीनान का इजहार लोगों ने उनके काम पर भी किया था। लेकिन ये उस अवामी नुमाइंदे को निशाना बनाया गया जिसके साथ कोई लेना देना नहीं था, किसी का कोई धमकी या फिर किसी के साथ इस तरह के ताल्लुकात के कोई उन्हें टारगेट करता। ऐसे में आपकी नजर में, पार्टी लाइन से हटकर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अब एक बड़ा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, आपकी नजर में वो पॉसिबल है, कामयाब हो पाएगा अगर इसी तरह के हालात रहे, अवामी नुमाइंदे अगर गन पॉइंट्स पर रहे? ये सब ड्रामाबाजियां हैं। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हर बंदे को थ्रेट है। जो भी जमहूरियत की बात करता है, उस हर बंदे को थ्रेट है। और ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के थ्रू ही पता चला कि आज तक पुराने सरपंचों ने जो खर्चे किए थे पुराने बैक टू विलेज में ऑफिसरों को खाना खिलाने का, वो आज तक वो बिलें क्लियर नहीं हुई है। विवाद है, ये अफसरों की बिलों का मामला है, ये इनके अपने पूरे हिंदुस्तान को झूठ दिखाने का मामला है। बैक टू विलेज क्या किया इन्होंने आज तक, आप मुझे बताइए। यानी आपकी नजर में प्रोग्राम से इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, अवामी नुमाइंदों की। प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये अफसरों की मेरे हिसाब से अयाशी का है। अफसर जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, बिलें बनाएंगे। पंच और सरपंच जिस पंच को 1000 रुपया तनख्वाह देते हैं, उसने 10-10, 20-20 हजार जेब से खर्चा कर दिया है। पिछले बैक टू विलेज प्रोग्रामों में आज तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। आपके ही प्रोग्राम में कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा और वहां से पंच और सरपंचों ने गुहार लगाई कि भाई हमारे पुराने पैसे जो खाने पे खर्चा आज तक लगा है वो हमें नहीं मिला। जो सरपंच 3000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो 30,000 40,000 कहां से खर्च करेगा अफसरों की रिहाइश के लिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीडीपी के तर्जुमाने आला स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श साहब हमारे साथ थे वादी कश्मीर से। और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला उस वक्त जब एक बड़ा और अहम प्रोग्राम इंतजामिया की तरफ से शुरू करने की तैयारी है, अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई जा रही है, और जमीनी सतह पर सरकार की या मरकजी मुआवनत वाली जो स्कीमें हैं उनसे लोगों को मुतारिफ कराने के बाद, या जो तशना तकमील प्रोजेक्ट हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में अवामी नुमाइंदों को टारगेट किया जा रहा है, जिनके साथ बातचीत चल रही थी, मुशावरत चल रही थी, और ये उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि वो 2 अक्टूबर से पहले, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उससे पहले आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निशानदेही करें, पहले उनको मुकम्मल किया जाना चाहिए। ये सब चल ही रहा था, लेकिन जो सिलसिला कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वो लोग जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं मुश्किल हालात में, उन्हीं में से भूपेंद्र सिंह भी थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। इधर जनूबी जिला पुलवामा के तराल में आज सुबह फोर्सेज के साथ एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। यह वाकया तराल के मछामा इलाके में पेश आया, जहां फोर्सेज ऑपरेशन चला रही थी, और तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंट और फोर्सेज के माबैन तसादुम आराई में, जहां पर इब्तिदाई मरहले पर एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जिसकी शिनाख्त अभी आखिरी इतलात मिलने तक होना बाकी थी। इससे कबल पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मछामा को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान यहां पर बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया, जो एक घर में मौजूद था, जिसको फोर्सेज ने यहां पर गोली मारी और उसका खात्मा किया। तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई इस वक्त बताया जा रहा है कि खत्म हो चुकी है। इधर वस्ती कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में आज सुबह जहां पर मिलिटेंट 2 का एक हमला हुआ है, सीआरपीएफ का एहलकार जो जख्मी हुआ था चाडूरा बडगाम में, वो अब सीआरपीएफ का एहलकार मिलिटेंट 2 का हमला जिस पर हुआ था जख्मी था, अस्पताल में आखिरी सांस ली है। मिलिटेंट हथियार छीनने में फरार हुए हैं। सीआरपीएफ एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। हमले में सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हुआ है, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमलावरों की तलाश जारी है।
बताया जा रहा है मोटरसाइकिल पर सवार जो जराये के हवाले से खबर मिली है कि मोटरसाइकिल पर सवार चंद लोग आए जिनकी तरफ से फायर किया गया। सीआरपीएफ एहलकार पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के ड्यूटी पर तैनात थे, उनके साथ कुछ दूसरे जवान भी थे। उनकी पार्टी पर हमला हुआ और उनकी अब अस्पताल में मौत हो गई है। एक और शहादत हुई है। मिलिटेंट हथियार छीनकर इस इलाके से फरार हुए हैं। बडगाम के चाडुरा इलाके में मिलिटेंट 2 के हमले में सीआरपीएफ एहलकार शहीद और हमलावर उसकी बंदूक छीनकर फरार होने में कामयाब रहे। ये वाकया चाडुरा के केसरहामा इलाके में पेश आया है, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके को मुआवजे में लेकर तलाशी ऑपरेशन भी शुरू किया और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंट 2 ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाया था। एक एहलकार को जख्मी कर दिया जिसने अस्पताल में 92 बेस श्रीनगर का आर्मी अस्पताल जहां पर मजकूरा एएसआई ने आखिरी सांस ली। इस मौके पर मिलिटेंट 2 ने इस एहलकार से बंदूक छीनी और फरार इख्तियार की। सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन करीबी इलाकों में इस वक्त भी जारी है। चलिए, भारत और चीन के बीच सरहदी कशीदगी बरकरार है, लेकिन इस बीच लद्दाख में एक और बड़ी तैयारी 43 पुलों का इफ्तिताह होगा और वजीर दिफा पुलों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे प्रोग्राम होगा। बीआरओ ने तामीर किए हैं कई अहम राब्ता पुल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत बनाने की कोशिश सरकार की और वजारत दिफा की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कई अहम पुल, जिनमें हिमाचल के साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाले पुल भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के 10 पुल भी हैं। इसके अलावा लद्दाख के अंदर जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कई अहम राब्ता सड़कें तामीर की हैं, इन सड़कों में 43 पुल जिनका आज इफ्तिताह किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वजीर दिफा दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल जो इफ्तिताह होगा, बीआरओ के तामीर करदा 43 पुलों को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। इफ्तिताह होने के बाद इनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे बात कोविड-19 की, क्योंकि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर जारी है और इस कहर ने अब तक कई लोगों की जान ली है। कोविड-19 से मजीद 20 अमवात हुई हैं। इन 20 में जम्मू सूबे से एक बड़ी तादाद सामने आई है। 24 घंटों में 1249 नए केसेस रिपोर्ट हुए जम्मू कश्मीर में और महलूकीन की मजमूई तादाद 1062 तक पहुंच गई। 1062 लोग अब तक कोविड-19 की वजह से शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए हैं और बड़ी तादाद में 65,000 से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तजावुज कर गई है। 24 घंटों में 1000 से और नए केसेस सामने आए हैं। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी जम्मू के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत या वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के तमाम इंतजामात को, जो दावे किए जा रहे हैं इंतजामात को लेकर, उनको खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बड़े अस्पताल में इस तरीके की कमी नजर आ रही है तो यह समझ लीजिएगा कि इंतजामिया हर महाज पर इस वक्त नाकाम साबित हुई है। देखिए, बहुत ही संगीन सिचुएशन हो गई है, बड़ी गंभीर है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि कोई आदमी इस पे कोई गौर ही नहीं कर रहा। आज फिर ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए बंद हुई कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, और शायद एडवाइजर साहब ने खुद माना कि 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हुई। आखिर ऑक्सीजन जो लाइफ लाइन है वो कैसे बंद हुई? आज 10 दिन से रोज ऑक्सीजन के ना होने या बंद होने पे शोर डाला जा रहा है। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठ के मीटिंगें कर रही है, तो आखिर कैसे ऑक्सीजन बंद हुई? और ऑक्सीजन लाइफलाइन है, मतलब आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसका? आज लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं, लोग कोरोना से नहीं इतना डर रहे हैं जितना लोगों को जम्मू में यह है कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो किस अस्पताल में जाके मैं एडमिट होऊंगा। मैं मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एडवाइजर साहब यहाँ आए हैं और भी लोग हैं, एक जिम्मेवारी है, मतलब इंसानी जान बचाना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। सियासत छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, इंसान की जान तो बचानी है ना।
इंसान की जान, मतलब अस्पताल में लोगों को अगर ऑक्सीजन भी नहीं मुहैया की जा रही तो क्या तैयारी है इनकी कोविड की। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और बड़े अफसोस की बात है कि टीमें आ रही हैं। टीमें क्या करके गई? टीमें ये करके गई कि आज भी ऑक्सीजन बंद हुई, किसकी वजह से हुई, कौन जिम्मेवार है? ये तो क्रिमिनल है, दिस इज क्रिमिनल। ये तो जैसे ये तो किसी को जान से मारने वाली बात है। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ है। डॉक्टर क्या करेगा? अगर वैसे 1 मिनट के लिए डॉक्टर क्या करेगा जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी? तो हम तो डॉक्टर को कह देंगे नहीं जी डॉक्टर ने ये किया वो किया, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही बंद हो जाएगी तो डॉक्टर क्या करेगा? सांस लेना आप बंद करा रहे हैं लोगों का और आप कह रहे हैं हम पूरी तरह से इंतजाम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्या इंतजाम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी जो जरूरियात हैं इस इलाज की वो तो मुहैया करें। हम ये समझते हैं कि प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन इतना दिल्ली से लेके यहां तक इतनी मीटिंगें, इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, रोज वीसीज और लेक्चर और ऑक्सीजन नहीं। मतलब जम्मू मेडिकल कॉलेज में आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? ये तो मेरे। इधर सऊदी अरब हुकूमत ने उम्रा पर आयद पाबंदियों को महदूद पैमाने पर खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसे आइंदा माह अक्टूबर के पहले हफ्ते से बहाल कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के सबब उम्रा पर गुज़श्ता 7 माह से पाबंदियां आयद थी। सऊदी हुकाम का कहना है कि इब्तदाई मरहले में उम्रे की इजाजत सिर्फ उन अफराद को होगी जो सऊदी अरब में मुकीम हैं और इससे पहले कि किसी तरीके से मुकम्मल तौर पर इस सूरत में खोला जाएगा जब कोरोना वायरस की वबा का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। सऊदी हुकाम के ऐलान के मुताबिक जो अफराद सऊदी अरब में मुकीम हैं उन्हें 4 अक्टूबर से उम्रा करने की इजाजत होगी, जबकि बाज़ खास ममालिक के शहरियों को इसकी इजाजत 1 नवंबर से दी जाएगी। लेकिन पहले की तरह इसे मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक कोविड-19 की वबा का खतरा पूरी तरह से न टल जाए। सऊदी हुकाम का कहना है कि उसके तहत पहले मरहले में सऊदी अरब में मुकीम सिर्फ 6000 अफराद को यौमिया उम्रे की इजाजत होगी। दूसरे मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा, जिसमें ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 15000 तक करने का इरादा है। 1 नवंबर से यह तादाद 20000 तक कर दी जाएगी और बाज़ बैरून मुमालिक के आज़मीन उम्रा को आने की इजाजत दी जाएगी। आज़मीन के लिए मुकर्ररा तारीख और औकात की तफसीलात के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी और ये बताना होगा कि उन्हें किस दिन उम्रा अदा करना है। आमदोरफ्त और नकलो हमल की सहूलत के लिए भी ऑनलाइन दरख्वास्तें दी जा सकेंगी और एक खास ऐप के जरिए आज़मीन पहले ही ट्रांसपोर्ट के जराये का इंतखाब कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोनियार बारामूला में लोगों को मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जहां पर हजारों की आबादी इस तिब्बी सेंटर पर इन्हिसार करती है को जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीन मिलने से काफी हद तक राहत मिली। नई मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर एक ही वक्त में कई टेस्ट मरीजों के किए जा सकते हैं। अस्पताल में नई मशीन दस्तयाब होने से कई मसाइल दूर हो गए हैं, जहां लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत का शुक्रिया अदा किया। हांजीगुंड चाडूरा बडगाम का एक नौजवान जो गुज़श्ता हफ्ते से लापता है की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस इंतजामिया को अभी तक मज़कूरा नौजवान की मुतल्लिक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लापता नौजवान की शनाख्त तारिक भट्ट के बतौर हुई है, जो अहले खाना के मुताबिक घर से जरूरी कामकाज की घर से जुमे के रोज निकला था, ताहम आज एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी घर नहीं लौटा। तारिक के अहले खाना ने सिविल और पुलिस इंतजामिया से अपील की कि तारिक को बाजियाब करने के लिए उनकी मदद की जाए, जो अहले खाना के मुताबिक उनका इकलौता सहारा है। ज़री बिल पास होने के बाद किसानों का एहतजाज जारी है और इस बीच आज रेल रोको आंदोलन, जिसकी शुरुआत पंजाब से किसानों ने कर दी है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें किसानों की तरफ से आज मुख्तलिफ मकामात पर रेल बंद करके, हालांकि इससे पहले ही रेल हुकाम की जानिब से रेल सर्विस बंद कर दी गई। एहतजाजन आज रोका गया रेल खिदमात को, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों की तरफ से सरकार से ये बिल सरकार ने तो मंजूर कर दिए हैं, लेकिन सदर हिंद से अपील की जा रही कि वो इन पर दस्तखत ना करें, इन्हें मंजूरी ना दे, क्योंकि ये किसान मुखालिफ हैं। इस बीच 30 से ज्यादा ट्रेनों को आज रद्द किया गया है। मनसूख करने की वजह से कई जगहों पर मुसाफिरों को मुश्किलात आई, लेकिन किसान मुसलसल हुकूमत के इस ज़री बिल लाने पर शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो केंद्र की मोदी सरकार ने खेती धंधे नूं खत्म करने वास्ते 3
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਸੰਗੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 250 ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਢਿੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 7 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला यूं ही जारी है।